और कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत अच्छे से होंगे और आपके फिजिक्स की पढ़ाई में आप लोग व्यस्त होंगे। तो चलिए इसी आपकी पढ़ाई के लिए ही और परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और मज़ेदार टॉपिक आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 विद्युत विभव धारिता से एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक और परीक्षा में अधिकांशतः न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और वह संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन। देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है कि वास्तव में हमें ये समूहन की आवश्यकता क्यों होती है, संधारित्रों के संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है या समूहन की आवश्यकता होती है, आखिर हमें संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है। क्या होता है कि देखिए कि जब हम कोई विद्युत परिपथ बनाते हैं और जब विद्युत परिपथ बनाते हैं और वहाँ पर हमको एक निश्चित धारिता का कोई संधारित्र हमको नहीं मिल पाता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है, अलग अलग मान के अगर वहाँ संधारित्र हो, तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस हमको परिपथ जिस आवश्यकता की धारिता के संधारित्र की जरूरत पड़ती है, उसके आधार पर हम लोग श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ करके एक निश्चित धारिता का हम संधारित्र प्राप्त करते हैं। और आप जानते हैं कि संधारित्रों किसी जोड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संधारित्रों का समूहन या संयोजन। तो ये जो संधारित्रों का जो संयोजन होता है या जो समूहन होता है प्यारे बच्चों, ये दो होते हैं। एक होता है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के परिणामी या तुल्य धारिता का समीकरण क्या होगा, सूत्र क्या होगा, वो हम इस वीडियो में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक से देखिएगा, तभी आपको इस टॉपिक को समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले से मैंने चित्र बना दिया है ताकि समय की बचत हो जाए। देखिए क्या होता है, संधारित्रों को श्रेणी क्रम जोड़ने के लिए ये चित्र हमने पहले से यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। और ये जो परिपथ हमने जो बनाया है जो है उसको आप देख रहे हैं कि संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे जोड़ेंगे, उसको आप इस चित्र में देखिए। ये श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने का जो तरीका यही है कि हमने यहाँ पर 3 संधारित्रों के एक विद्युत परिपथ बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये संधारित्र का पहला संधारित्र है, दूसरा है और तीसरा है, ठीक है। तो पहले संधारित्र के जो द्वितीय प्लेट है उसको हमने दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट जोड़ा है। कहने का मतलब ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में दिए गए संधारित्रों को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र के इस द्वितीय प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से करते हैं और दूसरे संधारित्र के द्वितीय प्लेट का संबंध हम अगले संधारित्र के पहले प्लेट से कर देते हैं और जो अंतिम संधारित्र होता है उसके द्वितीय प्लेट के संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे जब हम इस पहले संधारित्र के पहले प्लेट को जब हम +q आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस पहले संधारित्र के जो द्वितीय प्लेट है उसके निकट वाले तल पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है और दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित होता है। क्योंकि इस पहले संधारित्र के द्वितीय प्लेट का संबंध जो है वो इस दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, तो ये जो प्रेरित धन आवेश है वो दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पे चला जाता है और उस दूसरे संधारित्र के इस द्वितीय प्लेट पर पुनः उसके निकट वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित होता है। और यही प्रक्रिया इनमें जुड़े हुए सभी संधारित्रों में क्या होती है, लगातार होती चली जाती है। और जो अंतिम संधारित्र के जो द्वितीय प्लेट के जो प्रेरित धन आवेश होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी पर चले जाते हैं। केवल यहाँ पर ऋण आवेश शेष बचता है। ये आपने संधारित्र सिद्धांत में इस चीज को आपने पढ़ा है। अब क्या है कि मान लेते हैं चित्र में देखिए C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। इसमें देखिए ध्यान रखेंगे, इसमें सभी प्लेटों में जो आवेश Q देते हैं सभी प्लेटों में एक समान रहता है। अब इसमें क्या, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम देखें तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि हम लिखें तो माना कि जैसे मैं यहाँ लिखूँ लिख सकते हैं कि माना कि इस परिपथ में तीन संधारित्र, कितने संधारित्र हमने जोड़ा है इसमें, 3। माना इस परिपथ में 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, श्रेणी क्रम में
जोड़े गए हैं। हमको निकालना क्या है अभी, परिणामी धारिता का समीकरण निकालना है। जोड़े गए हैं जिनके प्लेटों को दी गई आवेश, प्लेटों को दी गई आवेश समान है। बिल्कुल कैसे लिख सकते हैं आप, समान है। ठीक है, यदि इनके प्लेटों के बीच, यदि इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, यदि इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है तो, अब इनके देखिए, हम यदि मान लेते हैं कि इन संधारित्रों के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हो, तो इनका परिणामी विभवांतर क्या हो गया, कुल विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो कुल विभवांतर या परिणामी विभवांतर, तो कुल विभवांतर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो कुल विभवांतर हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब क्या हम जानते हैं कि जो संधारित्र की जो धारिता का जो सूत्र होता है, ठीक है, अब मैं इस चित्र थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेकिन धारिता के सूत्र से प्रथम संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होंगे, तो लिख सकते हैं उत्पन्न विभवांतर, ये आप यहां लिख सकते हैं। धारिता सूत्र क्या होता है, C1 बराबर Q अपॉन V1 से V1 बराबर आप लिख सकते हैं Q अपॉन C1। ठीक है, हम जानते हैं संधारित्र की धारिता सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। तो चूंकि पहले संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, इसलिए पहले संधारित्र की धारिता C1 है और उनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 है। तो इस स्थिति में पहले संधारित्र की धारिता सूत्र क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q अपॉन V1, और यहाँ से यदि आप V1 निकालेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन C1। इसी प्रकार हम दूसरे संधारित्र के लिए भी निकाल सकते हैं। तो दूसरे संधारित्र के लिए भी निकालेंगे, तो मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ, डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र के लिए, तो द्वितीय संधारित्र के लिए क्या होगा वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए क्या है, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसको लिख सकते हैं आप V2 बराबर Q अपॉन C2। इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार तृतीय संधारित्र के लिए इसको हम लिखेंगे V3 बराबर Q अपॉन C3। कैसे लिख सकते हैं तीनों के लिए अलग। अब हम क्या करेंगे यार विद्यार्थियों, ये जो V1 और V2 के जो मान हम लोगों ने निकाला है, इस V1, V2, V3 के मान को, इसको हम समीकरण 1 देते हुए यहाँ लिख सकते हैं कि हम समीकरण 1 में रखेंगे। जब इस समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, है ना। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर
कि देखिए यहाँ, चलो यहाँ मैं ले लेता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसको मिटा देते हैं, आप पहले से नोट कर लिए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में V1 V2 एवं V3 के मान को रखें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस जो समीकरण 1 जो था, उस समीकरण 1 में इस V1 V2 V3 के मान को हम रखेंगे, तो ये समीकरण कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, इसको आप देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये जो श्रेणी क्रम संयोजन में हम जो 3 संधारित्र जोड़े हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए C1 C2 C3 धारिता के जो 3 संधारित्र हैं, इनकी जो परिणामी धारिता है या तुल्य धारिता है या C धारिता है जो है, या कुल धारिता है, उसको जो हम C माने, परिणामी तुल्य धारिता C माने, तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि C1 C2 एवं C3 की परिणामी धारिता C हो, तो हम लिख सकते हैं कि C बराबर Q अपॉन V से, यहाँ से यदि आप V निकालेंगे तो हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस जो V के जो मान है, इस V के मान को आप इस समीकरण 2 में रखेंगे। जब इस समीकरण 2 में रखते हैं तो हमको जो है श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि अब समीकरण 2 में V बराबर Q अपॉन C रखें, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि इसमें आप देख रहे हैं तो प्रत्येक इस समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में Q देख रहे हैं आप, यहाँ भी Q है यहाँ पे, तो हम इसके जो दाएं पक्ष हैं उस दाएं पक्ष में से Q कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालेंगे तो इस Q से हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि Q अपॉन C बराबर Q ब्रैकेट में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और ये Q से Q आप कैंसिल कर दीजिए। जो Q और Q से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बचेगा वही समीकरण ही वास्तव में श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता या परिणामी धारिता का समीकरण होगा। जैसे कि आप Q से Q काट दिए तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये, और इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 3। और ये जो समीकरण 3 है यही इस श्रेणी क्रम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का व्यंजक है, समीकरण है या सूत्र है विद्यार्थियों। और इस सूत्र से देखकर हम इसको शब्दों में बता सकते हैं कि इस समीकरण 3 से स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उसमें जुड़े हुए अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। फिर से ध्यान देंगे, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में या संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनमें जुड़े हुए अलग अलग धारिताओं के या संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। और इस समीकरण से यह भी स्पष्ट है विद्यार्थियों कि जहाँ पर हमें संधारित्र की धारिता के मान को कम करना हो या घटाना हो तो उसे हम
इस संधारित्रों को श्रेणी क्रम में हमें जोड़ना पड़ेगा। आप इसको न्यूमेरिकल करके हल करके देख लीजिएगा कि जो परिणामी धारिता का जो सूत्र आता है ना, सी का मान, वो अलग उनमें जुड़े अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के मान से भी कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो श्रेणी क्रम जो संयोजन है, इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों परीक्षा में, इस प्रकार से आते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या संधारित्रों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, सिद्ध कीजिए कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उनमें जुड़े हुए अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। प्रश्न के रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उत्तर सेम है। तो ये मैंने एक प्रकार से आपको वास्तव में देखा जाए तो परीक्षा में इसके जो संधारित्रों के समूहन से रिलेटेड जो है ना, परिणामी तुल्य धारिता के समीकरण पूछा जाता है, उसकी रचना पे या कैसे जुड़ा है उसको नहीं लिखा जाता, पूछा जाता। फिर भी आप चाहें तो अच्छे एक स्टूडेंट की पहचान है कि जितना जैसे दिया है उसके बारे में हम अच्छे से लिख दें, ताकि सामने वाला हम जो एग्जामिनर है जो होते हैं, जो चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, वो आप पढ़ के समझ जाए कि बच्चा अच्छा है और वास्तव में सही लिखा है और उसको पूरा नंबर देने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा, देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि सही है वीडियो में, वीडियो सही है बना है, या वीडियो में किसी प्रकार के और हमें कुछ इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा है इसके लिए आप थोड़ा सा कमेंट करिएगा, और अच्छा लगता है तो थोड़ी सी लाइक करिएगा। तो विद्यार्थियों, एक अच्छे टॉपिक के साथ पुनः मैं इसके सेकंड भाग समांतर क्रम संयोजन पर आधारित वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।